आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में जो टमाटर हम उगाते हैं उसकी उन्नत खेती के बारे में। हम देखते हैं जहां सर्दियों में टमाटर का जो रेट है वो बहुत कम देखने को मिलता है, 200-300 रुपये कैरेट तक बाज़ार में मिलता है। और गर्मियों की यदि बात करें तो गर्मियों में हम देखते हैं कि 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति कैरेट तक हमें रेट देखने को मार्केट में मिलता है। तो गर्मियों में किसान भाई टमाटर की खेती इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो गर्मियों में तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और गर्मी के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को नहीं चुन पाते हैं और फसल के अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल प्रॉपर मात्रा में नहीं देते हैं, कीट और बीमारियों की पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह गर्मी में टमाटर की खेती करने से बचते हैं। गर्मी के मौसम में टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय, खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन, कीट प्रबंधन, इन सभी की आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो टमाटर की खेती यदि आप कर रहे हैं गर्मियों में तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है गर्मियों में यदि आप टमाटर की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। गर्मियों के लिए नर्सरी तैयार करने का जो सबसे सही समय है, वैसे तो दिसंबर से फरवरी के मध्य नर्सरी तैयार करनी चाहिए, लेकिन यदि हमें बीमारियों से बचाना है तो नर्सरी ग्रो करने का जो सही समय है वो दिसंबर से जनवरी का महीना सबसे अच्छा होता है। इस समय तक आपको नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपने 10 जनवरी से लेकर और 10 फरवरी के मध्य आपने रोपाई कर दी है तो कम तापमान में ज़्यादा फूल आते हैं और जो हमारी उत्पादन है उस पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है, हमारा उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। तो हमें 10 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य हमें कर देना चाहिए रोपाई, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम होता है तो जो सकिंग पेस्ट हैं और जैसे रस चूसने वाले कीट वाइट फ्लाई है, एफिड जैसे माहू है, इनका जो अटैक है वो हमारी फसल में कम देखने को मिलता है। और दूसरा, जब तापमान कम होता है तो जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या है वो भी कम होती है, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च जैसे ही स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसके कारण टमाटर की फसल में फ्लावर ड्रॉप की समस्या बढ़ जाती है। किसान भाई सोचते हैं ठंड के मौसम में नर्सरी कैसे तैयार करें, तो दिसंबर और जनवरी के महीने में यदि आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं टमाटर की तो उसका जो सही तरीका है वो आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 फीट चौड़ाई की ज़रूरत के हिसाब से अपने बेड बना लीजिए, क्यारी बना लीजिए। उसमें गोबर की खाद और मिट्टी को मैनकोजेब फफूंदनाशक से उपचारित कर दीजिए और इसके उपरांत आपको बीज डालने के बाद 40% गोबर की खाद और 60% मिट्टी को मिलाकर ढक दीजिए। ढक देंगे आप तो जो मॉइस्चर है वो बनी रहेगी। मृदा कीट से नर्सरी बचाने के लिए फिप्रोनिल 0.3% का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे दीमक की समस्या आप नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब इसके बाद बीजों की अब बुआई कर दीजिए अच्छी तरह से और नमी कम होने पर आप सिंचाई कर दीजिए, जिससे नमी की पर्याप्त मात्रा हो जाए और हमारा जो जर्मिनेशन है वो अच्छा देखने को मिले। और इसके बाद जूट के बोरों से ढक दीजिए, क्योंकि ढकने से जर्मिनेशन अच्छा होता है। ध्यान रहे, धान का जो पुआल है उससे आपको नहीं ढकना है, क्योंकि उससे फंगस की समस्या बढ़ जाती है और हमारे जो पौधे है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें धान का जो पुआल है या घास है वो नहीं डालनी है। नर्सरी की बुआई के बाद उसको तार आप ले सकते हैं, सी आकार के बना लीजिए। उसके बाद पॉलीथीन की मदद से आप जहाँ पे आपने नर्सरी बोई हुई है उसके ऊपर कवर कर दीजिए, ढक दीजिए। इससे जो हमारा जर्मिनेशन है वो 5 से 6 दिनों के अंदर अच्छा जर्मिनेशन हो जाता है। हमारी जो पौध है वो जर्मिनेट हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है किसान भाइयों, कि जब हमारी पौध जर्मिनेट हो जाए तो जो मल्च है उसको हमें निकाल देना है दिन के समय, जब धूप होने लगे उस समय।
पर्याप्त धूप जब हो तो निकाल देना है और शाम के समय वापस ढक देना है। यदि हमें पाले की समस्या से बचाना है तो मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे भी हम जो पाला लगने वाला हमारी नर्सरी को वो नियंत्रित हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गर्मियों के लिए जो सबसे बेस्ट वैरायटी हैं टमाटर की कौन सी हैं, उनका आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सिंजेंटा की 6242 आती है और सिंजेंटा की 1057 आती है, शेमनिस की अरसल आती है और सिंजेंटा की साहू आती है। आर्या वैरायटी आप लगा सकते हैं। गर्मियों में टमाटर की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है, कम जल निकास वाली मिट्टी का चुनाव करें और दूसरा जल धारण करने की क्षमता मिट्टी की अच्छी होनी चाहिए और इसके बाद उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी का चुनाव हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि मिट्टी का हमने चुनाव किया है, अच्छा जल धारण क्षमता है, तो हमारी जो फसल है वो अच्छी देखने को मिलेगी। खेत की तैयारी की बात करें तो आप यदि आप टमाटर की रोपाई कर रहे हैं तो उससे 1 महीने पूर्व अच्छी तरह से खेत की गहरी जुताई कर दें और 1 महीने के लिए तेज़ धूप में छोड़ दीजिए। और गोबर की खाद मिलाना है आपको 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली आप मिला सकते हैं। इसके साथ बेसल डोज के रूप में आपको 25 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटेशियम क्लोराइड देना है। इसके लिए किसान भाई 70 किलोग्राम डीएपी, 30 किलोग्राम यूरिया और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होगी। या फिर आप 55 किलोग्राम यूरिया, 155 किलोग्राम एसएसपी या 20 किलोग्राम एमओपी आप दे सकते हैं। इसके साथ ही 5 किलोग्राम फिप्रोनिल आप दे सकते हैं। खेत की अंतिम जुताई या बेड बनते समय आपको ये बेसल डोज की मात्रा देनी चाहिए। टमाटर की खेती बेड विधि से हमेशा करना चाहिए, ड्रिप और मल्चिंग के साथ। किसान भाइयों, मल्चिंग पेपर सिल्वर और ब्लैक कलर की होती है। उसका जो ब्लैक पोर्शन है पार्ट है वो नीचे की ओर करते हैं और सिल्वर पोर्शन ऊपर की ओर। ये क्यों करते हैं वीडियो के अंत में बताएंगे। किसान भाइयों, बेड से बेड की दूरी 4 से 4.5 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी चाहिए और बेड की जो ऊंचाई है वो 8 से 10 इंच रखनी चाहिए। हमेशा जो मल्चिंग पेपर का चुनाव करते हैं हमें 20 से 25 माइक्रोन की जो मल्चिंग है अच्छी क्वालिटी की उसका उपयोग करना चाहिए। यदि हम 6 महीने के लिए फसल की रोपाई कर रहे हैं तो हमें 30 माइक्रोन की जो मल्चिंग पेपर है वो उपयोग करना है, क्योंकि 20 माइक्रोन की यदि उपयोग करेंगे तो वो 3 से 4 महीने में फट जाती है। इसलिए हमें यदि फसल की ड्यूरेशन ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा समय के लिए लगा रहे हैं तो 30 माइक्रोन की हमें मल्चिंग पेपर उपयोग करना है। खेत के चारों तरफ बाउंड्री के रूप में हमें बाजरा या गन्ना की घास जरूर लगाना है, जिससे गर्मी के दिनों में चलने वाली तेज़ गर्म हवाओं से हमारी फसल को सुरक्षा मिल सके। और इसके साथ रोपाई के बाद हमें क्या करना है, फसल को मरने से बचाने के लिए किसान भाइयों, रोपाई के दूसरे दिन बाद 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 500 ग्राम मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम 400 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। और इसी प्रकार हमें रोपाई के चौथे दिन बाद 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 3 किलोग्राम 19-19-19 400 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना है, इनको देना है, जिससे हमारे जो पौधे हैं उनकी बढ़वार अच्छी होगी और हमारी जो फसल है वो अच्छी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, जो हमारा फर्टिगेशन शेड्यूल है टमाटर की फसल में वो कब और कौन सी अवस्था में कितनी मात्रा में और क्या देना चाहिए। तो फर्टिगेशन शेड्यूल की बात हम करेंगे कि गर्मी के दिनों में कौन सी अवस्था में, तो हम इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भागों में जो पहली अवस्था है हमारी, पहली अवस्था हमारी कौन सी है जिसमें हमें फर्टिलाइज़र शेड्यूल देना है, तो पहली है प्रत्यारोपण चरण और दूसरा है वनस्पतिक विकास चरण और तीसरा है किसान भाइयों फूल और फलने की अवस्था। लास्ट और अंतिम चरण है फल पकने की स्टेज। तो इन 4 स्टेज के आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो पहली जो अवस्था है प्रत्यारोपण अवस्था, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के बाद की जो चरण है, ट्रांसप्लांटिंग का जो चरण है उसकी बात करेंगे। इस समय किसान भाइयों जब हमारी जो फसल है वो लगभग 10 से 12 दिनों की होती है, तो इस अवधि में हमें NPK 19-19 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है। ह्यूमिक एसिड 90% वाला 250 ग्राम 4 से 5 दिन के अंतराल पर देना है। ये हमारी हो गई प्रत्यारोपण अवस्था। 1 से 12 दिनों की जब हमारी फसल होती है उस समय हमें यह देना है। दूसरी वनस्पतिक विकास
अवस्था में क्या देना है, ये 12 से 30 दिनों की जो फसल अवधि है वो होती है। इस समय पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अधिक हो रही होती है। इस समय हमें फसल में फास्फोरस और पोटास इनकी जो मात्रा है वो उचित मात्रा में देनी है, जिससे पौधे की जो जड़ों का विकास है वो अच्छा हो। इसके लिए NPK 15-30-15 3 से 4 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें 4 से 5 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद अगली जो अवस्था है वो है फूल और फलने की अवस्था। ये 25 से लेकर 40 से 50 दिनों के मध्य की अवस्था होती है। फूल बनते समय NPK 12-61-0 3 से 4 किलोग्राम और बोरॉन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और जब फूल से फल बनते समय उस समय NPK 0-52-34 3 से 4 किलोग्राम प्लस फॉल्विक एसिड 250 ग्राम प्रति एकड़ देना है 4 से 5 दिन के अंतराल पर। किसान भाइयों, इसके बाद जो हमारी अंतिम अवस्था है वो 50 से लेकर 70 से 80 दिन के मध्य आती है। इस समय हमें NPK 0050 और प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है 4 से 5 दिन के अंतराल पर। और वनस्पतिक अवस्था में सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें क्या देना है किसान भाइयों, कि जब हमारी वनस्पतिक अवस्था होती है उस समय हमें सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें देना है, जिससे पौधे की जो बढ़वार है, वनस्पतिक ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। अब हम बात करेंगे पुष्पन समय और जलवायु नियंत्रण कैसे करें। यदि आप मल्चिंग से खेती कर रहे हैं तो तापमान तो कंट्रोल रहता है किसान भाइयों, किंतु गर्मी के दिनों में हमें, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 घंटे के लिए आपको शाम के समय ड्रिप चला देनी है 2 से 3 दिनों के अंतराल पर। यदि आप ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं तो नाली विधि से आप 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहिए आवश्यकता अनुसार। फिर भी फसल में स्ट्रेस को कम करने के लिए और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप UPL की मैक्रीना 2 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा किसान भाइयों बायोबीटा 2 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप सिंजेंटा की ईसा बियॉन्ड टॉनिक आती है वो 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसी एक को 12 से 15 दिन के अंतराल पर अधिकतम 2 बार स्प्रे करना चाहिए। टमाटर की फसल में फूल और फल आने की अवस्था में किसी भी प्रकार के इंसेक्टी और पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है और ज़रूरत है तो ग्रीन लेबल रेंज वाले जो पेस्टिसाइड आते हैं, जैसे सिंजेंटा का प्रोक्लेम है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। डाउ एग्रीसाइंस का डेलीगेट आता है वो आप ले सकते हैं। डाउ एग्रीसाइंस का ट्रेसर के नाम से आता है वो आप ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म वाले कवकनाशी की जगह लिक्विड फॉर्म वाले कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए। टमाटर में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन के बारे में बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसमें अर्ली ब्लाइट अगेती जो झुलसा है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, धीरे धीरे पूरी पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती है और अधिक प्रकोप होने पर फल सड़कर झड़ जाते हैं किसान भाइयों। यह एक प्रकार की कवक जनित बीमारी होती है। जब मौसम का तापमान कम होता है और आर्द्रता अधिक होती है मौसम में, तब यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। और इसके रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP वाला 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से ले सकते हैं, या फिर एजोएस्ट्रोबिन के नाम से आता है ट्यूबोक्विनोजोल 1 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बीमारी आती है लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा रोग। टमाटर की फसल में जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसमें भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो पुरानी निचली पत्तियां होती हैं उस पर, और धीरे धीरे पूरी जो फसल है हमारी टमाटर की वो बर्बाद हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों मेटालैक्सिल 4%, मैनकोजेब 64% वाला 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर डाइमेथोमॉर्फ 50% WP 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो
इस प्रकार हम जो लेट ब्लाइट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगली बीमारी आती है नेमेटोड की समस्या। नेमेटोड की जो समस्या है वो पौधे की जो जड़ें हैं उसमें गांठें दिखाई देती हैं, जिसके कारण जो हमारा पौधा है वो न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर देता है ज़मीन से और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए हमें गर्मियों में अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी चाहिए और इसके अलावा कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें डाल देना चाहिए। बीज और नर्सरी को कार्बोफ्यूरान 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से हमें उपचारित करना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा हमें गेंदे की लाइनें लगा देनी चाहिए या फिर आप केमिकल में बायर की बेलम प्राइम आती है, वो आप 250 से 300 ml 400 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो बीमारी है वो लीफ कर्ल आती है। इसमें जो टमाटर की पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो इसको जो फैलाने का काम करता है किसान भाइयों, वो रस चूसक जो कीट होते हैं वो इसको फैलाने का काम करते हैं। जैसे वाइट फ्लाई है, ये इसको फैलाती है, इसका वेक्टर होती है। और इसके अलावा रस चूसने वाले कीट हैं एफिड, जैसेड और इन माहू, इनके द्वारा भी ये ट्रांसमिट किया जाता है। तो इस प्रकार इनके कंट्रोल के लिए एकतारा 8 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर या फिर बायर जंप के नाम से आती है 4 ग्राम 15 लीटर पानी में या फिर पेगासिस 15 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं इसकी रोकथाम करने के लिए। साथियों, इसके बाद आती है बैक्टीरियल विल्ट। टमाटर की फसल में बैक्टीरियल विल्ट बीमारी के कारण हमारी जो फसल है वो एकदम मुरझाई हुई दिखाई देती है। जैसे तेज़ धूप के कारण हमारा जो पौधा है वो झुलस जाता है। ये फंगस जनित बीमारी होती है। सॉइल बोर्न जो फंगस होती है वो हमारी जो फसल है उसको प्रभावित करती है, नष्ट कर देती है। इसमें जो हमारी फसल है वो शाम के समय हम देखते हैं कि मुरझाई हुई दिखाई देती है, बाकी दिन के समय हरी भरी हम देखते हैं। तो इसमें पूरी फसल हमारी चौपट हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्थिक नुकसान होता है। संक्रमित पौधे को तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, उखाड़कर फेंक देना चाहिए किसान भाइयों। ये सबसे इसका पहला रोकथाम है। दूसरा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 4 ग्राम 15 लीटर पानी में 400 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग कर दें, जड़ों के पास दे दें। तो इससे हम बैक्टीरियल विल्ट की समस्या से निजात पा सकते हैं। या फिर थायोफेनेट मेथाइल 70% WP 2 ग्राम पर लीटर या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 4 ग्राम 15 लीटर पानी में ड्रेंचिंग करके हमें देना चाहिए, ड्रेंचिंग के रूप में देना चाहिए। इसके बाद सबसे मुख्य कीट है लीफ माइनर। लीफ माइनर ये हमारी नर्सरी अवस्था से ही प्रभावित करने लगता है। इसके कारण ऐसे पत्तियों पर वाइट कलर की वेंस दिखाई देती हैं। ये कीट जो है टमाटर की नर्सरी अवस्था में भी डैमेज करता है फसल को। इसके लिए हमें BASF की बेनिविया 2 ml प्रति लीटर या फिर BASF की एक्सोपॉन 17 ml प्रति एकड़ की दर से हमें देना चाहिए इसके नियंत्रण के लिए। इस प्रकार से हम लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइट फ्लाई की। सफ़ेद मक्खी वायरस जनित बीमारियों को फैलाने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे लीफ कर्ल वायरस है, इसको ये फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों, यदि आपने गेंदे की फसल लगा रखी है तो ये वाइट फ्लाई क्या करती है, अपने जो अंडे वो गेंदे के फूल के ऊपर देती है और गेंदे के फूल तोड़कर आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बिना दवाई की विधि। इसके अलावा दवाई आपको कौन सी डालना है यदि वाइट फ्लाई का संक्रमण ज़्यादा है, तो एकतारा 8 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर या फिर बायर जंप 4 ग्राम 15 लीटर पानी में या फिर पेगासिस 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। तो यदि इनका आप स्प्रे कर देंगे तो वाइट फ्लाई का जो नियंत्रण है वो आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद मकड़ी जो है वो भी टमाटर की फसल में जो बीमारियां हैं वो फैलाने का काम करती है। तो मकड़ी को भी हम नियंत्रित कर देंगे तो जो हमारी दवाई है वो इंटरप्राइड 1.5 से 2 ml प्रति लीटर की दर से मिला सकते हैं। या फिर हम इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, क्रिस्टल की एबेसियन 1 ml प्रति लीटर की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं। इन दवाइयों के द्वारा हम मकड़ी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बायर की
बायर की ओबेरॉन 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर दे सकते हैं। इससे भी हम मकड़ी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रिप्स का जो अटैक है उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे। थ्रिप्स के कारण हमारी जो फसल है वो बुरी तरह प्रभावित होती है और ये जो है हमारी जो पत्तियों का रस है वो चूस लेता है, हमारी फसल को कमज़ोर कर देता है। इसके लिए हमें बायर की अलांटो आती है 2 ml प्रति लीटर या FMC बेनेवी या 2 ml प्रति लीटर या फिर बायर जंप 4 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा फ्रूट बोरर फल छेदक कीट का प्रकोप होता है टमाटर की फसल में। इसको नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों हमें क्या करना है कि यदि हमने फ्रूट बोरर को कंट्रोल कर लिया तो निश्चित तौर से हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। इसके लिए एम्प्लीगो 8 से 10 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर या BASF की बेस्टिकोर 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर या टाटा टकुमी 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर या फिर डेलीगेट आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ सभी किसान भाई को जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो।